पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज माननीय विधायक महोदय जी, अभिराम जी, परिवार जी, बाड़मेर जिले में अभी सुबह से यहाँ और सरकार ने जो हमारी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, बजट का क्रियान्वयन सही तरीके से समयबद्ध तरीके से हो जाए, इस दिशा में सभी जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर जाकर के उन योजनाओं की क्रियान्वित के संबंध में अधिकारियों की बैठक लेनी और समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करवानी। इस दिशा में मैं यहाँ बाड़मेर में आज सुबह आया। यहाँ पे सुबह वहाँ पे एक वन विभाग की तरफ से एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण की शुरुआत की। बाद में गौशाला है, गौशाला में जाकर के वहाँ पर भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। अभी अधिकारियों को बैठक करके समयबद्ध तरीके से बजट कैसे क्रियान्वित हो, इस संबंध में बातचीत हुई और सभी को निर्देशित किया है कि बजट को समयबद्ध तरीके से जो काम एक साल में करने लायक है वो एक साल में पूरे करे, जो काम 2 साल में करने लायक है 2 साल में करे, जो काम 3 साल में करने लायक है वो 3 साल में करे, जो 5 साल में करने लायक है वो 5 साल में पूरे करे। उनकी पूरी योजनाएँ बनाए, उनके एस्टिमेट बनाए और समयबद्ध तरीके से उनके टेंडर भी हो और टेंडर हो करके उनके क्रियान्वयन की कार्रवाई, इस दिशा में आज यहाँ ये कार्रवाई की है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी ने पहली बार 6 महीने सरकार बनने के बाद में जो ये बजट पेश किया है, निश्चित रूप से ये सभी वर्गों के हित का बजट है और इसमें चाहे वो युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए, गरीब परिवारों को समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उनको सारी सुविधाएं कैसे मिले, उनको मजबूती कैसे मिले, इस दिशा में जैसे ये मजबूत बजट है, आज के इतिहास का मतलब बहुत सबसे सर्वश्रेष्ठ बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पेश किया है। तो इनका फायदा आने वाले समय में सब राजस्थान की जनता को मिले और मिलेगा और जनता में भी और जनप्रतिनिधियों में भी सभी जगह खुशी का माहौल है। ये इतना बढ़िया बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। सर, सबसे महत्वपूर्ण कि आप जिला मुख्यालय के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकार के बजट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बाड़मेर के लिए चर्चा के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो एयरपोर्ट था उसकी ज़मीन निःशुल्क देने की घोषणा हो चुकी थी। इसके अलावा कोई न तो बाड़मेर के लिए है, न ही बाड़मेर के पास में शिव के लिए है। ऐसा क्यों किया गया भेदभाव? बजट में बहुत सारी घोषणा हुई है, कोई घोषणा यहाँ स्थानीय स्तर की है, कोई घोषणा है पूरे राजस्थान लेवल की। राजस्थान लेवल की घोषणा है तो सभी विधानसभाओं में सब जगह लागू होगी और कोई स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों ने लिख के दिए तो वो वहाँ स्थानीय स्तर पर होगी। अभी जैसे चौहटन में एक उप जिला अस्पताल को कर्मोन्नत करके जिला अस्पताल करने की घोषणा की है, वो चौहटन में लागू होगा। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा हुई है। इसी तरह से गुड़ा मलानी में भी GSS खोलने की और कई तरह की घोषणा हुई है। तो ये सब जगह जिन विधायकों ने जो प्रस्ताव दिए और जिन जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव दिए उन्हीं के अनुसार घोषणा हुई है, तो उनको सब जगह क्रियान्वित होगी। ये बाड़मेर में भी जैसे जमीन हवाई अड्डे के लिए जमीन आवंटन का मामला था तो वो लंबे समय से अटका हुआ था। वो हवाई अड्डे के लिए जब तक ज़मीन अलॉट नहीं होगी तब तक उसके ऊपर
बजट नहीं आएगा, और बजट नहीं आएगा तो काम शुरू नहीं होगा। तो ये बाड़मेर के लिए आज जैसे यहाँ आवागमन में थोड़ी तकलीफ होती है, यहाँ के प्रवासी भी बाहर खूब है, यहाँ इंडस्ट्रीज भी खूब है, तो वहाँ के लोगों को आवागमन में ये अवॉइड की ज़रूरत है। सरकार ने निःशुल्क जमीन आवंटन की बजट में घोषणा की है, उसकी क्रियान्विति बहुत जल्दी हो जाएगी और आने वाले समय में यह अवॉइड भी बनेगा, तो उसका फायदा सब लोगों को मिलेगा। कृषि विधेयक का सीधे सीधे आरोप है कि पश्चिमी मारवाड़ को बिल्कुल जो उम्मीद थी उम्मीद उन पर खरा नहीं उतरा बजट। और जैसे बाका सर जो और भी कई जैसे जो मूलभूत सुविधाएं थी उनको भी मतलब नजरअंदाज किया। सीधा सीधा यहाँ आरोप ये है कि सरकार ने अनदेखी की है। तो क्या सरकार जो विधानसभा में वोट नहीं दिए गए हैं, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट पशु है, और ऊँटों के लिए हमारी सरकार ने एक तो अभी नया नया प्रोजेक्ट चालू किया, ऊँटनी के दूध को लेकर के बीकानेर डेयरी में शुरू किया। पहले ऊँट पालकों को अपना दूध बेचने के लिए कहीं जगह नहीं थी, और उनका डायरेक्ट लोग ऊँट के दूध को कोई खरीदते भी नहीं है। तो हमारी सरकार ने ऊँटनी के दूध के प्रोजेक्ट मतलब दूध के पाउच बनाना और वो बिक्री के लिए मार्केट में देना, और घी बनाना, चीज़ बनाना, इस तरह के प्रोजेक्ट भी चालू किए। और अभी यहाँ ऊँट संरक्षण के संबंध में यहाँ बाड़मेर जैसलमेर जिलों में और भी काम सरकार ने बजट में घोषणा की, उसके ऊपर भी करेंगे। और ऊँटों को ऊँटने के पहला बच्चा पैदा होता है वो उसको 10,000 रुपये देने का प्रावधान है। पहले से ये योजना चल रही थी, लेकिन पिछली सरकार ने इसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल रखा था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ऊँट पालकों को कोई फायदा नहीं मिला। इस बार हमारी सरकार ने उसको योजना को पुनः चालू करके उसको क्रियान्वित करने का निर्णय लिया, और उसको 10,000 की जगह 30,000 करने का निर्णय लिया। तो आने वाले समय में ऊँट पालकों को उसका सीधा फायदा मिलेगा, और ऊँटों के संरक्षण में और ऊँट को पालने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। वर्तमान में सर ऊँट पालकों की कितनी संख्या, सरकार ने कितने आंकड़े जुटाए हैं, कितने ऊँट बचे, और जो बीकानेर के अंदर जो उसके मिल्क प्रोडक्शन को लेकर और उसके उत्पादों को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, क्या क्षमता रहेगी, कितना इसका कितने लोग जो है वो फायदा पशुपालन का उठा पाएंगे? अभी जैसे बीकानेर डेयरी में ऊँटनी के दूध का प्रोजेक्ट करना चालू किया, रोज़ का 200 लीटर दूध का मतलब वहाँ उत्पादन होता है, वो उतना दूध खरीदते फिर मार्केट में उसका सेल करते हैं। तो अभी हमने और भी निर्णय लिया कि इसको इस ज़िलों से बाड़मेर और जैसलमेर ज़िलों से इस ऊँटनी के दूध को कैसे खरीदे, इस संबंध में हमने डेयरी के CMD उनको निर्देशित किया है कि वहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाओ जिससे यहाँ के लोगों को ऊँटनी का दूध खरीदने और उनको बेचने का मौका मिले। तो यहाँ कोई केंद्र खोलने का हम आगे इसको प्रस्तावित कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसके ऊपर क्रियान्विति की डील होगी। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा ऊँट पालक है अपने यहाँ है बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा जिले में, तो उसका फायदा है ना निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में मिलेगा। मेरा सर सवाल ये यहाँ पर भी डेयरी खोलने के लिए वो प्रस्ताव भेजा गया या फिर है सब? कि आप प्रभारी मंत्री भी हैं। ऊँटों की संख्या सर मैं ये जानना ऊँटों की संख्या अलग से, ऊँट पालकों की जो संख्या है हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, कितनी बची है? अभी जैसे पूरे राजस्थान में 5 करोड़ 50 लाख के आसपास कुल पशुधन है, जिसमें ऊँट भी है और दूसरे गौ माता भी है, दूसरे सारे जो पशु है वो उनकी संख्या पूरे शामिल रूप से होती है। और 2019 में पशु गणना हुई थी, अभी 2024 में वो पशु गणना वापस होगी, तो उनके सही आंकड़े सामने आएंगे। लेकिन अभी हमारे पास जैसे पूरे 2019 वाली पशु गणना है, और पशु गणना 5.5 करोड़ के आसपास है। तो आने वाले समय में अब 24 में वापस पशु गणना सरकार के निर्देशों के अनुसार की जाएगी, उसमें सही संख्या सामने आएगी। और निश्चित रूप से पशुओं के लिए भी हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की, आज तक जो किसी ने नहीं की, वो हमारी सरकार ने पशुधन विकास कोष बनाया है, और उसमें 250 करोड़ का प्रावधान रखा है। 250 करोड़ का प्रावधान वो पशुपालकों के विकास के संबंध में उसमें योजना बनेगी,
और योजना बना करके पशुओं के विकास में उसमें सारे पशु आएंगे और उनके विकास के संबंध में योजना बनेगी। आज जैसे अपन गौ माता की बात करें तो गौ माता यहाँ एक गायों के लिए हमने एक योजना चला रखी है कि हर पंचायत पर एक गौशाला खुले और गौशाला खुल करके वहाँ जो सर अनुदान है, अनुदान हमारा विभाग देता है, वो अनुदान भी उनको मिले और साथ में नई गौशाला खोलने के लिए 10 करोड़ रुपए वो संस्था जमा कराती है तो 90 लाख 10 लाख रुपए जमा कराती है तो 90 लाख रुपया हमारा विभाग देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला इस क्षेत्र में अभी हम बैठक में भी हमने उनको कलेक्टर को निर्देशित किया है कि भाई हर पंचायत में गौशाला खोलने के लिए जनप्रतिनिधियों को बुला करके या गौशाला के संचालकों को बुला करके ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाएँ खुलाओ, जिससे ज़्यादा गौशाला खुलेगी तो गौ माता का संरक्षण होगा। नंदी जो है बेचारा घूमते हैं उनका भी सेवा होगी और साथ ही साथ में जैसे जो लोगों को कोई तकलीफ होती है बेचारा घूमने से, सड़कों पे घूमते हैं तो कई बार लोगों को नुकसान भी होता है, वो समस्या का भी समाधान होगा। तो अगली बैठक एक लक्ष्य लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खोलने के लिए भी प्रयास करेंगे। स्थानीय विधायक आपने जैसा बात की कि विधायक ने अगर कोई मांग रखी है तो उस मांग को पूरा किया गया। जैसे बाड़मेर विधायक ने रिको डेवलपमेंट को लेकर एक डिमांड की थी, संसद में बोला भी था, उसको लेकर कुछ भी घोषणा नहीं हुई। जबकि वो लोकसभा चुनाव में भले ही दिल्ली के आपके साथ थी, आपके पार्टी के जो सांसद और तब के जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने उनको जिताने के लिए बाईं मोदी जी की सभा भी करवा दी थी, उसके बावजूद भी आपने इतने त्याग के बावजूद भी आपने मतलब सभी है ना जितने विधायकों के प्रस्ताव आते हैं संसद में बोलना एक अलग विषय होता है, प्रस्ताव आते हैं वो अलग आते हैं और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आते हैं। उन प्रस्तावों पे एनालिसिस होता है, उनकी जांच होती है, काम कौन सा काम करवाने लायक होता है तो वो निश्चित रूप से उनके मुख्यमंत्री जी ने विधायक जी ने जो मांगा होगा वो मुख्यमंत्री जी ने दिया। और मेरे ख्याल से बिना भेदभाव के पूरी राजस्थान में है ना कई कांग्रेस के विधायकों ने खुलकर बोला है, अभी पाली से विधायक है उन्होंने खुल के बोला है और भी 2-3 विधायक ऐसे थे जो उन्होंने खुलकर बोला है विधानसभा में। मुख्यमंत्री जी की उन्होंने खुलकर प्रशंसा की है, दिया कुमारी जी की उन्होंने खुलकर प्रशंसा की है कि हमारे क्षेत्रों में इतना काम दिया जो पहली बार उन्होंने दिया और सभी विधायकों में जैसे है ना ज़्यादातर सब संतुष्ट है। जिन्होंने जो काम दिया मुख्यमंत्री जी ने सबको दिया और विकास में कोई भेदभाव होता ही नहीं। चुनाव के समय होता है, वो चुनाव के समय जैसी व्यवस्था है अपनी अपनी विचारधारा से चुनाव लड़ते हैं, जनता जिसको चाहती है उनको वोट देते हैं। चुनाव और ये विकास में कोई उसमें कोई होता ही नहीं। वो तो सर आप प्रभारी मंत्री है बाड़मेर के, आप प्रभारी मंत्री है, क्या हम ये मान के चले कि आने वाले समय में प्रभारी मंत्री जी की प्रॉपर और बढ़िया तरीके की पैरवी के कारण बाड़मेर सहित जो विधानसभा बाड़मेर जिले के है इनको कुछ अच्छा मिलने वाला है? क्योंकि अभी और इस पे बजट पे चर्चा होगी, कई चीज़ों की घोषणाएं होने वाली बाकी है। बजट पे चर्चा होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो अपनी मांग करेंगे और मांग में जो वाजिब होगा वो मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। मैं मेरी तरफ से मैं प्रभारी मंत्री के नाते यहाँ की समस्या मेरे पास जो आएगी उनको मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा और बाड़मेर के लिए प्रयास हम करेंगे। यहाँ बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, ये जो भौतिक जो लोगों की सुविधा होती है और जो मूलभूत समस्या है उनके समाधान में बाड़मेर को हमेशा मदद करेंगे और जन समस्या जो लोगों की समस्या हमारे पास आती है उनको सरकार तक मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा करके संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करके उन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। आप सब मंत्री भी हैं, सरकार में जिम्मेदार बनते हैं और चूँकि आप जनप्रतिनिधि चुन के आते युवाओं का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहता है कांग्रेस का। युवा पुरुष अभ्यर्थी बहुत नाराज है 50% महिलाओं के आरक्षण के बाद। बाड़मेर में भी प्रदर्शन हुआ, कोटा में हुआ, जहाँ भी देखो जिला मुख्यालय पर हो रहा है। आप जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं और युवाओं के जो प्रदर्शन और मांग है इसको कैसे देखते हैं? हमारी सरकार की मंशा है कि सबको मजबूती मिले, युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को उसका सशक्तिकरण हो और युवा आगे बढ़े। युवा हमेशा देश का भविष्य होता है और युवा आगे बढ़े इस दिशा में सरकार
युवाओं के लिए भी बजट में बहुत सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है। महिलाओं का भी सशक्तिकरण हो, महिला भी आधा हिस्सा, इस समाज का आधा हिस्सा महिलाएं होती है और महिलाओं को भी मजबूती देने का काम निश्चित रूप से होना चाहिए। और दूसरे वर्ग है, सभी चाहे किसान हो गरीब हो, उनका भी कल्याण हो, उनको भी मजबूती मिले, इस दिशा में समग्र विकास के लिए सरकारें प्रयास करती है और योजनाएं बनाती है और निश्चित रूप से जो योजनाएं बनती है योजना के अनुसार काम क्रियान्वित होती है। तो सड़क पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, उनको कैबिनेट मंत्री जी हरियाणा सरकार के क्या सलाह देना चाहेंगे? चुपचाप ये सही प्रदर्शन नहीं है, आप घर बैठ जाओ, क्या प्रदर्शन करते हो? प्रदर्शन करने का सबको अपना अपना अधिकार है और मांग, सरकार उनकी मांग सुनती है और समयबद्ध तरीके से उनका समाधान भी करती है। ये आवश्यकता के अनुसार जैसी जैसी मांगे आते हैं सरकार सुनेगी और आवश्यकता के अनुसार उनका समाधान भी करेगी। सर, वातानुकूलित कमरों के अंदर सरकारी योजनाएं बनती है, धरातल पे आने पर वो दम तोड़ देती है। बाड़मेर जिले की मूलभूत सैकड़ों समस्या है, उनका समाधान के लिए आप वातानुकूलित कमरों में योजना नहीं बनती, योजनाएं पूरी जनप्रतिनिधियों की राय से बनती है। अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर जयपुर में कई वर्गों को बुला करके वहाँ उनकी समस्या सुनी। किसानों को बुलाया, डेयरी के संबंध में डेयरी से जुड़े हुए वर्गों को बुलाया, किसानों के संबंध में किसान प्रतिनिधियों को बुलाया, पशुपालकों के संबंध में पशुपालकों के प्रतिनिधियों को बुलाया, युवाओं को बुलाया, महिलाओं को बुलाया, सभी वर्गों को वहाँ बुला करके उनकी राय जानी, बजट के संबंध में भी राय जाना और जनप्रतिनिधियों की भी राय ली। उसके बाद में जनप्रतिनिधियों के सुझाव को समाहित करते हुए, सभी वर्गों के सुझावों को समाहित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया। तो ये वातानुकूलित कमरों में नहीं बनता है, ये तो सबकी राय से बनता है। और आम लोगों, मुख्यमंत्री जी ने पोर्टल खोल रखा था कि अपने सुझाव पोर्टल पे भी भेजे और पोर्टल पे सबको सुना, सुझावों को सुनते हुए मुख्यमंत्री जी ने जनता का बजट पेश किया। कोई वातानुकूलित नहीं बनता है, यहाँ बैठे तो बनके तो चालू रहेंगे। सर, आप पशुपालन मंत्री भी है, तो क्या हम ये मान के चले कि आने वाले समय में बाड़मेर के लिए एक बड़ी घोषणा होने वाली है, चाहे डेयरी के संदर्भ में कहें, उन पालकों के लिए कोई खुशखबरी मिलेगी? अभी डेयरी के संबंध में जैसे हमारे पास जो डेयरियों से प्रस्ताव आए ना, डेयरी संघों से, उन डेयरी संघों से जो प्रस्ताव जिन डेयरी संघों ने भेजे उनको सबको हमने बजट में घोषणा की, चाहे वो रानीवाड़ा डेयरी का हो, पाली डेयरी का हो, कोटा डेयरी का हो, या जिन जिन संघों से प्रस्ताव आए, जिनके नहीं आए वो उनसे भी मांगे थे, लेकिन जिन्होंने नहीं दिए वो रह गए। लेकिन जिनके प्रस्ताव आए, 7-8 डेयरी का है, उनके सब की घोषणा हमने मंत्री जी क्या पहली बार है ना, पहली बार डेयरी संघों को सरकार ने पैसा दिया। कभी डेयरी संघों को सरकार पैसा किसी सरकार ने नहीं दिया, लेकिन हमने मेरे मंत्री बनने के बाद में ये समस्या मुख्यमंत्री जी को बताई और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने डेयरी संघों को भी मजबूत करने के लिए ये इतना पैसा दिया। और निश्चित रूप से डेयरी एक माध्यम है, कई सभी वर्गों को मजबूत करने का जो माध्यम है। डेयरी के माध्यम से हम कितने लोगों को रोजगार देते हैं, किसानों को रोजगार मिलता है, पशुपालक जो पशु को पालन पोषण करता है, फिर दूध देकर डेयरी में देता है तो उनको रोजगार मिलता है, युवाओं को रोजगार मिलता है। कई युवा जैसे डेयरियों की समितियाँ खोलते हैं, उनमें उनको अवसर मिलता है, साथ ही साथ में महिलाओं को रोजगार मिलता है। आजकल हमने कई जगह है, कई संघों में ये निर्णय लिया है कि उसकी जो अध्यक्ष है, समिति की अध्यक्ष है, वो महिला होगी और महिला है ना को प्राथमिकता, उसके जो सदस्य भी जगह जगह पे महिला भी बनाते हैं। तो उन महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए भी ये डेयरी एक माध्यम है। और निश्चित रूप से लगातार जैसे बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे वर्ग इस डेयरी के साथ में जुड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये डेयरी का जो है ना, ये सेक्टर और भी बढ़े और गांव-गांव तक ये पहुँचे, 5 समितियाँ खुले, दूध का संकलन हो और संकलन के साथ में उनको रोजगार मिले। मंत्री जी, लंपी बीमारी में बहुत बड़ा गोवंश खत्म हुआ था, किसान वर्ग की यहाँ के पश्चिमी राजस्थान के आय का सबसे बड़ा, जिंदगी जीने का सबसे बड़ा एक वही वजह थी। तो क्या
आपको लगता है कि उनको अभी तक पूरा मुआवजा मिल चुका है? आपने पिछली सरकार का हालांकि मामला है, पता आपने किया होगा, आपने क्या किया? लंपी बीमारी में सबसे पहले तो वो बीमारी आई, वो हमारे लिए एक दुखद घटना थी, पूरे राजस्थान के लिए दुखद घटना थी। ऐसी बीमारी नहीं आए कोई ठीक रहता, भगवान करे नहीं आए। और आई उस समय सरकार ने जैसे जनप्रतिनिधि और जनता ने खूब सेवा की। सरकार ने जितना उनको करना था उतना किया, लेकिन जो गोवंश उस समय मरा था उनका सही सर्वे नहीं हुआ और मुआवजे की घोषणा उनको करनी थी। तो जिस समय लंपी बीमारी चल रही थी उस समय घोषणा करनी थी, उन्होंने 6 महीने के बाद में जो गोवंश मरा मरने के बाद में नष्ट भी हो गया और उसके बाद में 6 महीने के बाद में घोषणा की। 6 महीने के बाद में घोषणा करने से जो गोवंश चिन्हित होना चाहिए था वो चिन्हित नहीं हुआ। फिर बाद में तो जैसे जो रिकॉर्ड ही नहीं था, रिकॉर्ड ही खत्म हो गया, तो उनका चिन्हीकरण कैसे होगा। इसलिए वो पूरा मुआवजा जिन लोगों को मिलना चाहिए था वो चिन्हित नहीं होने से वो नहीं मिला। और जितना मुआवजा जैसे जितने आवेदन आए, आवेदनों में से कई लोगों का जैसे निस्तारण हुआ, थोड़े बहुत पेंडिंग पड़े, उनका नियमित तरीके से उनका भी निस्तारण हो जाएगा, उसको किसी को पेंडिंग नहीं लगेगा। सर, इसमें एक बहुत बड़े स्तर पे जाकर के बंदर बांट हुआ है और ऐसी भी जानकारी है कि इसमें जो पशुपालन विभाग था उसने कहीं के, क्योंकि आम आदमी तक न तो ये सर्वे पहुंचा, न तो वहाँ के जो लोगों को ये वास्तविक डाटा आता है कि कितना पैसा कहाँ गया है, ये किसी के पास डाटा नहीं। ये पशुपालन विभाग। सर, आप बता पाएंगे टोटल लंपी बीमारी के कारण, इस बीमारी की वजह से जो गोवंश खत्म हुआ, उसके लिए टोटल कितना पैसा राजस्थान सरकार ने बांटा पूरे राजस्थान? इसमें बड़ा भ्रष्टाचार होने की आशंका है। इसमें है ना, मेरे पास सुनो, जैसे राजस्थान सरकार ने कितना पैसा दिया वो तो हमारे पास आंकड़े हैं, ठीक है, वो आंकड़े जैसे अभी आपको उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन वो जैसे पैसा जितना आंकड़े हैं उतना ही पैसा मिलेगा ना किसी को, तो ये तो सरकार का सिस्टम है। जो आंकड़े उसमें जिन्होंने आवेदन किया, जिनका चिन्हीकरण हुआ, उनको सर्वे करके उनको पैसा उनके खाते में जाएगा सीधा। ये तो खाते में जाने का सिस्टम है, रोक कर किसी को मिलता है, भ्रष्टाचार इसमें कर ही नहीं सकते। बाकी जो गलती कहाँ हुई, गलती वहाँ हुई कि पिछली सरकार को जब लंपी बीमारी शुरू हुई उस समय उनको घोषणा करनी थी, तो पहले ही घोषणा हो जाती ना, पहले घोषणा हो जाती तो जो कितने पशु मरे हैं उनका मतलब सर्वे हो जाता, और सर्वे आधार वही सर्वे होता है और उनको जैसे मुआवजे की प्रक्रिया भी चालू हो जाती। लेकिन 6 महीने तक सरकार ने घोषणा नहीं की, इससे आधे से ज़्यादा पशु है ना उस दायरे में नहीं आए, जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए उस दायरे में नहीं आए, उस कारण से जनता को नुकसान हुआ। अच्छा, महंगाई राहत कैंप लगे थे, उसमें जो भी पशुधन था उसका बीमा करवाया गया था, तो क्या वो प्रभावी रहेगा? आपकी सरकार आई है, गहलोत सरकार के टाइम में महंगाई राहत कैंप लगे, महंगाई राहत जो कैंप चले थे उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया, खाली कार्ड बना के दिया और उसमें कोई योजना चलाई नहीं। बीमा उन्होंने जो किया सिर्फ वो दुधारू पशु गाय और भैंस का किया, और उस योजना में उन्होंने किसी का मुआवजा है ना, पूरा रिकॉर्ड मैंने देखा है, 10 पशुपालकों को उसका कोई मुआवजा मिला है। 8 या 10 पशुपालकों को उनका मुआवजा मिला है, ज़्यादा उसमें कोई मुआवजा मिला नहीं, तो वो पूरी उनकी योजना फैल रही। इसलिए हमने उसको उस योजना को वापस है ना हमारे तरीके से शुरू की है, और उसमें जैसे जो गाय और भैंस है उनके साथ साथ में बकरी और भेड़ और साथ में ऊँट को भी शामिल किया है। हम 5-5 लाख गाय भैंस का बीमा करेंगे, 5-5 लाख बकरी और भेड़ का करेंगे और 1 लाख ऊँटों का बीमा करेंगे। और बीमा करने के बाद में जो बीमित पशु की यदि कहीं मृत्यु होगी तो उसका जो निर्धारित क्लेम है वो निश्चित रूप से मिलेगा, और इस योजना को हम पूरी तरह से लागू करेंगे। हम हमारी जो योजना है वो इस तरह से खाली किसी को लटकाने भटकाने के लिए नहीं चलाते, हम तो जनता के लिए योजना बनाते हैं। और जनता की योजना अब जैसे हमने चुनाव के हिसाब से तो ये योजना सारी बनाई, ये नहीं बनाई ना, ये तो जनता को राहत देने के लिए बनाई है। तो ये 5 साल में हम
लगातार इसको अभी से क्रियान्वित करेंगे और 5 साल तक जनता को पूरा फायदा इसका मिलेगा। लास्ट समय में जाते जाते योजना नहीं बनाते, हम तो शुरू में बनाते। आज जैसे कई कांग्रेस के सदस्य और विपक्षी दल के सदस्यों ने कहा न कि ये मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बजट पेश किया है कि वो कोई चुनाव में जा रहे हो। ये उनको लगता है कि इतना बढ़िया बजट पेश कैसे किया ये, उनको वो असंभव में पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव का बजट नहीं है, 5 साल के विजन का बजट। हम काम करेंगे और बजट में जो घोषणा की है वो हम इसको पूरी करेंगे। किरोड़ी मीणा जी वाला जो मामला है पार्टी और सरकार के लिए बड़ा बता रहे हैं कि विपक्ष मुद्दा बना रही है बार बार। आपको नहीं लगता कि 6 महीने में ही बहुत बड़ा एक जो खंभा था आपकी सरकार का, जो बहुत बड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है, वो कहीं ना कहीं आपसे हिल गया, नाराज हो गया? वो किरोड़ी लाल जी का विषय है। उन्होंने खुद कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने किसी से मतलब अपनी जबान की होगी तो वो जबान पे अटल रहने के लिए वो अपनी जबान निभा रहे हैं। उसमें कोई पार्टी का कोई विषय नहीं है और सरकार का भी कोई विषय नहीं। विधानसभा में भी सत्र से भी छुट्टी मांगी? नहीं, वो मेरी बात सुनो, उन्होंने किसी से जबान की है ना, जनता से। उन्होंने खुद ने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो अपनी जबान निभा रहे हैं। मतलब आप उनकी जबान सिद्ध हो रही है, इसमें कई बार उनको सलाह नहीं दी? उनकी जबान बाकी चीजें ना, बाकी उन किरोड़ी लाल जी से पूछना है ना भाई, बाकी विषय किरोड़ी लाल जी से पूछना है ना आप। मैंने तो यही सुना है कि भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो उन्होंने खुद की जबान निभा रहा है। तो उन्होंने किसी से जबान की होगी, जनता से की होगी, किसी से की होगी, तो वो कर रहे हैं। बाकी विषय उनसे पूछना है। अच्छा, मदन दिलावर जी वाला मुद्दा वो सरकार ने सेट कर लिया मामला, विरोध वगैरह वो मदन जी से मेरा विषय नहीं। पशुपालन विभाग द्वारा जो शिविर जो चलाए जाते हैं वो शिविर जो है वो धरातल पर नहीं दिख रहे, कागजों में नजर आ रहे हैं। इसको लेकर पहले एक खबर भी छपी सर, सरहदी गांव में पशु शिविर जो संचालित हो रहे हैं, हाँ, इसको लेकर पशुपालक जो शिविर है ना, शिविर अभी 7 जिलों में चलाने पहले से चल रहे हैं। पूरे राजस्थान में शिविर नहीं चल रहे, ठीक है। बाड़मेर की बात ही करें, पर्टिकुलर बाड़मेर की बात सुनो, अभी शिविर है ना, शिविर नहीं है ना बाड़मेर में, गांव गांव में तो शिविर नहीं चल रहे हैं ना। पशु मेले होते हैं, ठीक है। पशु मेले होते हैं पूरे राजस्थान में। पहले 7 जिले चिन्हित थे और 7 जिलों में पशु मेले होते हैं। वो शिविर मतलब वो मेले ही शिविर होते हैं। नहीं सर, आप इश्यू पे करें तो कैटल्स कैंप जो बनते हैं जहाँ पर पशु चारा मिलता है, जहाँ पर अकाल की स्थिति में हम उसके लिए मारे नहीं, उसके लिए जो पशु मरे हैं, पशुओं की संख्या जो है वो मरने की संख्या जो है वो सर इतनी है कि वहाँ के जो लोग हैं वो कागजों में छुपा रहे हैं। यहाँ तक कि शिविर जो है वो कागजों में चल रहा है, वहाँ पर धरातल पर नहीं है। अभी ऐसी कोई यहाँ कोई शिकायतें नहीं आई है और चारा कैंप लगा रखे हैं। और अभी कलेक्टर साहब से इस संबंध में चर्चा भी हुई है और उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार हम चारा कैंप और लगाएंगे। जहाँ आवश्यकता है, जहाँ से डिमांड आ रही है वह लगाएंगे। कोई किसी तरह की पशुओं को मरने नहीं देंगे और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में फंड है पानी और चारे के लिए। हमने बीच में गौशालाओं के लिए भी 1 करोड़ 40 रुपये हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया कि गौशालाओं में कोई पानी की समस्या है, 1 करोड़ 40 लाख रुपये टैंकरों के माध्यम से उनको पानी पिलाया, लेकिन किसी को मरने नहीं दिया। मतलब पानी के मामले में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अभी जैसे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और भी इस बजट में घोषणा की है। पहले 7 जिलों में ये पशु मेले आयोजित होते थे, तो उसका दायरा हमने बढ़ा करके अभी पूरे राजस्थान में सभी जिले हैं ना, सभी जिलों पे ये पशु मेले आयोजित करेंगे। पहले क्या था कि 7 जिलों में ही होता था। अजमेर में जैसे पशु मेला लगता है, तो यहाँ के जैसलमेर के बाड़मेर के पशुपालक पशु लेकर के अजमेर कैसे जाएंगे, क्योंकि इतनी दूरी तय करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उस पशु मेले में सभी लोग या पशुपालक पहुँच नहीं पाते, इस कारण से वहाँ खरीद फरोख्त भी नहीं कर पाते। इसलिए हमने निर्णय लिया है, नवाचार किया है कि हम सभी जिलों में लगाए जाएंगे मेले। इससे पशुपालकों को अपनी खरीद फरोख्त करने में भी मदद मिलेगी, ज़्यादा दूरी तय करनी नहीं पड़ेगी, जिससे इनको सुविधा मिलेगी।